हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल बायोलॉजी पैशन बाय कीर्ति पांडे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट 1 साइटोलॉजी नहीं देखा है तो आई रिकमेंड पहले वो देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 में हम लोग साइटोप्लाज्म में जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स हैं, और एनिमल सेल में जितने अदर ऑर्गेनेलीज जैसे कि गोल्जी एपरेटस हो गया और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और लाइसोसोम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसाइडल बैग्स कहलाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। इसके बाद हम लोग एक पार्ट 3 देखेंगे, उसमें मैं न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगी, यानी कि सेल डिवीजन या सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड पहले आप उसे देखिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स गो टू द टॉपिक, और सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको आज दिखाऊंगी, ओरली बताती भी जाऊंगी और स्ट्रक्चर भी शो करूंगी। तो चलिए साइटोलॉजी के पार्ट 2 को देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये सेल डायग्राम है। ऊपर वाली जो सेल है वो प्लांट सेल है, जिसमें सेल प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। वो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है वो प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 में पढ़ लिया था। अब और नीचे जो सेल है वो है एनिमल सेल, उसमें वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म में जितने भी अदर ऑर्गेनेली हैं, तो देख सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में ही प्रेजेंट है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का सैक शेप है। इसमें ऊपर एक आउटर कवरिंग है और अंदर की तरफ भी एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो इनर मेम्ब्रेन के तरफ है फोल्डेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। वो स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल में क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं, और प्लांट सेल में उन्हें क्या कहा जाता है? ट्यूबुली कहा जाता है। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें एक स्ट्रैंड जैसा आपको दिख रहा होगा, वो क्या है? F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स हैं, जो लंबी लंबी छोटी छोटी आपको दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है? ATP सिंथेटेज होता है। फिर आप देख सकते हैं 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स में। DNA सर्कुलर होता है, इसमें DNA RNA दोनों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सेल्फ ऑटोनॉमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है, क्योंकि इसमें DNA प्रेजेंट होता है। और जो बीच में मैट्रिक्स जो पार्ट है वो फ्लूइड पार्ट है, वो लिक्विड फॉर्म या फ्लूइड फॉर्म है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स, विद एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो यानी कि मैट्रिक्स में आपका ये तीनों होते हैं, क्रेब्स साइकिल, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। और जो क्रिस्टी होता है उसमें अदर, अभी हम आपको रिटन में मैंने लिखा है, मैं आपको इसको शो करती हूँ उसमें क्या क्या होता है क्रिस्टी में। ये देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा डिस्कवरी पार्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट रिपोर्टेड इन स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स बाय कॉलिकर, यानी कि कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को रिपोर्ट किया था, जो कि स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं इंसेक्ट्स की। लेकिन जो एग्जैक्ट जो क्रेडिट जाता है डिस्कवरी का, वो किसको जाता है? फ्लेमिंग एंड ऑल्टमैन को। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, फ्लेमिंग एंड ऑल्टमैन, ही इज़ द डिस्कवरर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बेंडा जो है, उन्होंने नाम सजेस्ट किया था माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट इज़ अ प्लेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हॉगबोम। इन्होंने बताया था कि जो सेल्स में रेस्पिरेशन की होता है, यानी कि श्वसन क्रिया जो सेल्स में होती है, वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ये देखिए, हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किया था कि एनिमल में इनर फोल्डिंग्स जो होती है वो क्रिस्टी कहलाती है, और प्लांट सेल में इनर फोल्डिंग ट्यूबुली कहलाती है।
अब आपको अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कि किस पार्ट में कौन सा क्या होता है, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है KLPDR2। K फॉर क्रेब्स साइकिल, एंजाइम्स, L फॉर लिपिड सिंथेसिस, P फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, देन DNA, RNA, राइबोसोम्स। ये क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड जो पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और जो ATP सिंथेसिस यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि एंजाइम्स इसके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सारे क्रिस्टी में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब ऑक्सीजन इसके लिए ज़रूरी होती है लेकिन लाइट की नेसेसिटी नहीं होती है। किसके लिए? ATP सिंथेटेस और ETS के लिए। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा कि रेस्पिरेशन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स होते हैं उसमें पहले ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल स्टेज आती है जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि उसमें ATP सिंथेसिस होता है और उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलिसिस तो आपका साइटोप्लाज्म में होता है लेकिन क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? मैट्रिक्स में होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP सिंथेसिस एंड ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहाँ पे? क्रिस्टी में होता है। ठीक है। और इसके बाद आप ये दोनों ही चीज़ें ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। देन माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि DNA इसमें प्रेजेंट होता है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन उसके अंदर होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये, क्योंकि इसमें DNA RNA दोनों प्रेजेंट होता है। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस, क्योंकि रेस्पिरेशन की सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एब्सेंट किस में होता है? जो हमारी मैच्योर RBC होती है यानी कि रेड ब्लड सेल, इसमें ये एब्सेंट होता है, लेकिन इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, इन सब में एब्सेंट होता है, यानी प्रोकैरियोट्स में टोटली एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्ट मैच्योर RBCs। होप आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेली में। Now there are group of organelles. First of all we are talking about nucleus. इसको मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बस एक इंट्रोडक्शन दूंगी यहाँ पे। सबसे जो आपको राउंड दिख रहा है वो क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो डार्केस्ट राउंड स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। ओके। और इसके अराउंड जो आपको दिख रहा होगा वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें थोड़े से डॉट से स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप देखिए कोई भी चीज़ जिसके ऊपर ऐसे राउंडेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो खुरदुरी सी हो जाएगी ना, रफ़ हो जाएगी उसकी सरफेस, तो उसे क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं उसी से अटैच्ड थोड़ा सा आगे देखिए जो स्मूथ है, जिसमें कोई भी ऐसा डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है, उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स आर एब्सेंट देयर। ओके। अब इसके नियर आप देखिए गोल्जी apparatus है जो कि सिक्रीशन का काम करता है, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके बगल में वेसिकल्स हैं, और गोल्जी apparatus से ही जुड़ा हुआ राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं लाइजोसोम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन
में हेल्प करता है ये सेलुलर डाइजेशन में। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इन तीनों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी apparatus एंड लाइसोसोम्स। नाउ स्टार्ट विद ER। डिस्कवरी किसने की थी? KR पॉटर ने की थी। और ये एब्सेंट कहाँ होते हैं? एग सेल्स में एब्सेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड RBC ऑफ मैमल्स में एब्सेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? सेल सपोर्ट करते हैं, इंट्रासेलुलर सपोर्ट की तरह काम करते हैं, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, सेलुलर सर्कुलेशन। देन ग्लाइकोजन स्टोरेज में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ग्लाइकोजन स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ओके, इट हैज़ 3 पार्ट। इसके कितने 3 पार्ट हैं? सिस्टर्नी, वेसिकल जिसे माइक्रोजोम्स भी कहते हैं, एंड ट्यूब्यूल। जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स। ये किससे बने होते हैं? रफ ER, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल से। और इसका फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्योंकि देखिए राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन जो वर्क है, फंक्शन है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन स्मूथ ER का ये फंक्शन नहीं होगा, उसमें क्या होगा? लिपिड सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद राइबोसोम्स अटैच्ड विद राइबोफोरिन 1 एंड 2। ये किससे अटैच्ड रहते हैं? ER पर राइबोसोम्स राइबोफोरिन 1 एंड 2 से। एंड एसोसिएटेड विद गोल्जी। ये किससे एसोसिएट रहती है गोल्जी? रफ ER से। यही इसको दे गिव राइज टू लाइसोसोम्स। Now, when ribosomes not attached to it, what it called? Smooth ER, which made up of vesicle and tubules. ये किससे बने होते हैं? वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स से। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना था? सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल से। देन ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, जैसा कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। SES गिव्स राइज टू माइक्रोबॉडी कॉल्ड स्फेरोसोम्स। ये दे गिव राइज टू स्फेरोसोम एंड RER गिव राइज टू लाइसोसोम्स। देन दे ऑल्सो हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल स्किन में UV रेस के प्रेजेंस में विटामिन D बनाते हैं। यहाँ पे विटामिन D लिखा हुआ है जो कि छुप गया है। एंड सेक्स हार्मोन में स्टेरॉइड्स जैसे टेस्टोस्टेरोन है, इन सब का यूज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन? SER। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्जी apparatus। ये वहीं ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच थी। अब इसमें देखिए क्या क्या है? स्टैक्ड मेम्ब्रेन है, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, वैक्यूल्स जो राउंडेड है वो प्रेजेंट है। साइड में देखिए वेसिकल्स प्रेजेंट है। दे प्ले अ बिग रोल इन सिक्रीशन। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखते हैं। देखिए नाउ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल्स। सिंगल गोल्जी स्टॉक प्रेजेंट होती है वहाँ पर, गोल्जी स्टैक, इसलिए उसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स इन प्लांट्स। और ये किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? कैमिलियो गोल्जी ने। इन्हें तो याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि सरनेम सेम है, गोल्जी। एंड 1898 में। दे आर एब्सेंट इन मैमल, RBC, मेल ब्रायोफाइट, गैमीट, टेरिडोफाइट, ड्राइव ट्यूब ऑफ प्लांट एंड फंजाई। अब देखिए इसमें ये भी सिस्टर्नी से बने होते हैं। तो ये जो स्टैक्स होती हैं उन्हें सिस्टर्नी, अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था। तो इसके कौन से 2 टाइप होते हैं? एक होता है सिस और दूसरा ट्रांस। जो सिस फेज होता है उसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं या कॉन्वेक्स फेज कहते हैं, और जो ट्रांस फेज होता है उसको मैच्योर फेज या कॉनकेव फेज कहते हैं। जो सिस फेज कहाँ प्रेजेंट होता है? वो किसकी तरफ उसका फेस होता है? न्यूक्लियस की तरफ और ER की तरफ। और जो ट्रांस फेज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेसिंग होता है। ओके, और देन डिफरेंस नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन गोल्जी इज 3 to 20
इन लिवर सेल्स अप टू 50। मतलब बहुत सारे नंबर्स सिस्टर्नी के वैरी करते हैं सेल टू ऑर्गेनेली सेल। जैसे कि लिवर सेल है उसमें 50 तक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन इसका ज़्यादा होता है। अब आप लोग ऐसे पढ़ पढ़ के बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर बोर हो रहे हो तो आप इसको पॉज करके थोड़ा सा फिर रिलैक्स होके फिर भी पढ़ सकते हैं, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको रिटन फॉर्म में दूँ, क्योंकि ना अगर ऐसे मैं बताती रहती तो आप लोगों का सब हवा हो जाता, सब भूल जाते आप लोग। तो रिटन में रहेगा तो थोड़ा सा फोकस बना रहेगा। ओके, और फंक्शन तो इसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल्जी एपरेटस के। ये क्या क्या करता है? पैकेजिंग, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, जो भी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी आया मटेरियल उसकी क्या करता है? ये पैकेजिंग करता है, स्टोरिंग करता है। देन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ये क्या करता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। जो हेमीसेलुलोज होता है ना, वो गोल्जी एपरेटस फॉर्म करता है। और सिक्रीशन में तो इसका सबसे मेन रोल होता है गम सिक्रीशन, म्यूसिलेज, और यहाँ तक कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हार्मोन, वो उसका सिक्रीशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है। देन स्पर्म में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उसमें एक्रोजोम, जो उसका हेड पोर्शन होता है, वो एक्रोजोम कहलाता है, उसका भी फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस करता है। देन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन करता है, और कार्बोहाइड्रेट, सियालिक एसिड ब्रैकेट में है एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड एंड गैलेक्टोज आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्जी। ओहो भैया, यानी कि एक बेचारा गोल्जी के कंधों पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो बहुत सारी काम करता है, मेनली सिक्रीशन एंड स्टोरेज का काम, आप याद रखिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आपने देखा था ना गोल्जी बॉडीज़ के राउंड लास्ट में था स्ट्रक्चर, वो क्या है? लाइसोसोम्स। ये जो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन जो इससे बनता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो वो लाइसोसोम्स को कहते हैं। इसीलिए मैंने सबसे ऊपर हाईलाइटेड में इसी को लिखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं। और ऑटोलिसिस इसे कहते हैं बिकॉज दे डिस्ट्रॉय नियर बाय डिफेक्टेड, डैमेज्ड और ओरिजिनल सेल साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट। तो यानी कि जहाँ पे जो भी डिफेक्टिव, डैमेज्ड पोर्शन होता है सेल का, वो ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस, या खुद से ही खुदकुशी करना। यस, एंड इट्स फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज़ से ही फॉर्म होता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? CD ड्यूवे इन एनिमल सेल एंड P मैटिले प्लांट इन, कौन से प्लांट में? न्यूरोस्पोरा, जो कि एक फंगस है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। लाइसोसोम्स वर्क लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, डेड ऑर्गेनेलीज। यानी कि ये डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन में इनका मेन रोल होता है, और ये इन सबको डाइजेस्ट करते हैं। और रिच किस में रिच होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिच होता है, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, और ये एसिडिक pH में, जैसे कि आपका स्टमक है, उसमें भी वर्क करता है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इनिशिएट फ्रॉम हियर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये माइटोसिस यहाँ से इनिशिएट होती है। The lysosome is involved in various cell processes including secretion, plasma membrane repair, apoptosis। अब देखिए कितने रोल प्ले कर रहा है, कितना इम्पॉर्टेंट है। सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और लाइसोसोम्स यूज देयर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, यानी कि जो भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, उन्हें भी ये लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करता है। तो डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और डिजीज़ से भी बचाता है। अच्छा, जो मैंने नोट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में है, तो जैसे वर्ड को ही आपको पिक करना है। ओके, आप पूरी वैसे कोशिश कीजिए, आप भी जब नोट्स बनाइए तो ऐसे ही बनाइए। पूरी रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो सब बुक में दिया ही होता है।
सो मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक कौन सा आ गया है, राइबोसोम्स। जी हाँ, ये वही राइबोसोम है जो इतनी देर से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ रहे थे। तो राइबोसोम का ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं बीच में tRNA बना हुआ है जो किसको कैरी कर रहा है, अमीनो एसिड चेन को, जो लिखा है ना ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। और नीचे की तरफ देखिए mRNA यानी कि मैसेंजर RNA, tRNA मीन्स ट्रांसपोर्ट RNA। और राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में। नीचे वाला जो है वो थोड़ा छोटा होता है, ऊपर का पोर्शन कंपैरेटिवली लार्ज होता है। तो इसमें अब आप देखिए कि राइबोसोम्स डिस्कवर्ड बाय पैलेट एंड इस किससे बने होते हैं, RNA से, राइबोसोमल RNA से बने होते हैं। और ये व्हाट एल्स दे आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। RNA synthesized by DNA in nucleolus. They are found in chloroplast also, mitochondria, nucleus and ER। अब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जैसे DNA का रेप्लिकेशन हुआ तो रेप्लिकेशन से DNA का डुप्लीकेट बना, DNA टू DNA, देन DNA से RNA बना, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और RNA से प्रोटीन सिंथेसिस होके प्रोटीन जब बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और उसमें कौन हेल्प करता है, राइबोसोम्स। तो अगर ये राइबोसोम्स कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में सबसे पहले बनते हैं, जिसे rRNA कहते हैं, और ये RNA का सबसे स्टेबल फॉर्म होता है। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S जो कि सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, 30S और 50S, और ये 290 एंगस्ट्रॉम के जितने बड़े होते हैं। और यूकैरियोट्स में 80S जो कि सब यूनिट डिवाइड होते हैं 40S एंड 60S में, और 300 to 340 एंगस्ट्रॉम तक लेंथ होती है। बोथ पार्ट अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम +2, यानी कि जो मैग्नीशियम है उसकी हेल्प से दोनों सब यूनिट्स अटैच्ड रहते हैं। अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन इस तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोमल RNA associates with a set of proteins to form ribosomes. These move along mRNA molecule, catalyze the assembly of amino acids into protein chains. They also form tRNAs and various accessories for protein synthesis। तो यानी कि जितने जो mRNA होते हैं वो क्या, जो राइबोसोम्स में mRNA और tRNA ये सारे अमीनो एसिड लेकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है राइबोसोम्स, क्योंकि वही मेन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और जब एक साथ ढेर सारे राइबोसोम्स मिलते हैं तो उसे पॉलीसोम्स कहते हैं। ये सारा कुछ न्यूक्लियोलस से निकल के साइटोप्लाज्म तक जाता है। तो इसने हम लोगों ने राइबोसोम का इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेली पर। ये है पेरोक्सीसोम्स। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। ये सर्कुलर बाइलेयर्ड लिपिड ऊपर से होता है, और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि, और सेंट्रल में क्रिस्टलाइन कोर होता है। ये एक क्या है, माइक्रो बॉडी है। ओके, जैसे स्फेरोसोम है या लाइसोसोम है वैसे ही पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम्स एक माइक्रोबॉडी है। वो क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करता है, जिसमें जैसे पेरोक्सीसोम्स बोथ प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ H2O2, यानी कि ये दोनों काम करता है, प्रोडक्शन भी करता है और एलिमिनेशन भी करता है H2O2 का। सेकेंड फंक्शन है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करता है। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम्स दोनों फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन यीस्ट और प्लांट्स में केवल पेरोक्सीसोम्स करता है। फिर थर्ड है इसका लिपिड बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोर्थ है, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है। फिर फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड डॉलिकॉल्स। ये कहाँ पे, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है और पेरोक्सीसोम में भी होता है।
फिर आपका ये सिंथेसिस और क्या करता है, प्लाज्मा लोजेंस का करता है। ये फॉस्फोलिपिड फैमिली को बिलोंग करती है जो कि हार्ट और ब्रेन टिश्यू के कंपोनेंट्स हैं। देन जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्प करता है, फोटो रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन में हेल्प करता है एंड बायोल्यूमिनेसेंस में हेल्प करता है पेरोक्सीसोम्स। जो जैसे फायर फ्लाइज होती है ना, जैसे जुगनू या इस टाइप की जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, वो पेरोक्सीसोम्स की हेल्प से करते हैं। तो आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेली, कौन सा है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास एक परपेंडिकुलर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो ब्लैक आप देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर दो बंडल्स शीट होती हैं, वो न्यूक्लियस के पास अरेंज होती हैं। इनका क्या काम होता है, इनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। जो ग्रुप पूरे को कहते हैं सेंट्रोजोम, और जो अलग अलग सेपरेट अगर करें तो उनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना स्पिंडल फाइबर का, वो क्या होते हैं, इसी का माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इस सेंट्रियोल्स में होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसी से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस प्रोफेज 1 में, मियोसिस प्रोफेज 1 में नहीं होता है, ये माइटोसिस प्रोफेज 1 में होता है। फॉर्म साइटोस्केलेटन, ये क्या साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल्स, और ये सीलिया एंड फ्लैजिला भी बनाते हैं। इन्हीं का जो माइक्रोट्यूब्यूल इलोंगेट होकर सीलिया एंड फ्लैजिला का फॉर्मेशन करती है, अटैच्ड विद बेसल बॉडी। और ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सेंट्रोजोम नहीं होते हैं। अब ये देखिए इसका थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें तीन के जो आप देख रहे हैं सर्कल्स, वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल बंडल्स हैं। ऐसे 3 ट्रिपलेट बंडल्स, 9 ट्रिपलेट बंडल्स हैं। तो 9 × 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्लस जो इसके सेंटर पार्ट है वो एक्सोनीम कहलाता है, और एक्सोनीम में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 9 + 2 बंडल्स। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो कितने हो गए, 2 बीच में होते हैं, और किनारे किनारे अगर सेपरेट देखें तो 27 साइड में हो गए। तो ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और यही जब इलोंगेट होते हैं तो सीलिया और फ्लैजिला एनिमल्स में बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी कनेक्शन, सेंट्रल एक्सिस, बीच में सेकेंडरी कनेक्शन, और साइड में है जो पेरीफेरी पर है उसे पेरीफेरल ट्यूब्यूल कहा गया है। माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन फाइबर के बने होते हैं, अल्फा एंड बीटा। यही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जब सेल डिवीजन होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस that organelle which is only present in plant cell, that is vacuole and chloroplast. Now let's discuss about vacuole. ये देखिए जो बीच में राउंड बहुत बड़ा सा आप देख सकते हैं वैक्यूल प्रेजेंट है। ये किस में होता है, सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ये देखिए वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है, वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन देता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, मेंटेनिंग प्रॉपर पीएच यानी कि पीएच बैलेंस करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है फंक्शन टर्गर प्रेशर। इट हेल्प्स द प्लांट कीप इट्स शेप by pressing the plasma membrane against the cell wall। मतलब जो अंदर से प्रेशर लगता है सेल वॉल की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसकी वजह से ये शेप में रहते हैं। तो वैक्यूल टर्गर प्रेशर में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट वैसे अब प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड्स के कई फॉर्म होते हैं, उनमें से एक फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट। उसके प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं,
वो किसके लिए, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, और वो सनलाइट के जो अवे ऑर्गन्स अवे फ्रॉम सनलाइट होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड रूट्स और स्टेम, उनमें प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो वेरियसली कलर्ड होते हैं, जैसे फ्लावर है, बीट रूट है, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, रेड, येलो। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसमें आप देख सकते हैं कैसा, किस शेप का ये दिख रहा है। और ये इसमें 40 to 50% प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है 23 to 25%, और क्लोरोफिल होता है 3 to 10%, प्लस कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए, डीएनए, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज इन ट्रेसेस, ये सभी प्रेजेंट होते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। अब इसमें राइबोसोम कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का। इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी दिख रहा है आपको, राउंड राउंड सा। फिर आप देख सकते हैं इसमें क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप देखिए आउटर कवरिंग है, आउटर में एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन। इसके इंटरनल मेम्ब्रेन में पोरीन एक प्रोटीन होता है। देन अंदर की तरफ थाइलाकॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एक सिंगल कॉइन। हाँ, अब ये सिंगल कॉइन एक बंच बनाता है जिसे कहते हैं ग्रैनम। जैसे एक सिक्के के ऊपर सिक्के, सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाइए तो वो क्या बन जाएगा, एक बंडल, उसे कहेंगे ग्रैनम। ग्रैनम इज़ अ सिंगुलर टर्म, ओके। और ऐसे ही बंच ऑफ या बंडल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स जो पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैले होते हैं उसे कहते हैं ग्रैना, ओके। तो ग्रैना क्या है, टोटल नंबर ऑफ ग्रैनम, यानी कि ये प्लूरल टर्म है। तो आप देखिए ग्रैनम मीन्स टोटल जितने भी बंच हैं वो सारे ग्रैना कहलाते हैं, ठीक, ग्रुप फॉर ग्रैना। एंड उसी का सिंगुलर फॉर्म यानी कि एक बंडल ग्रैनम कहलाएगा, ठीक। और वो जो एक सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिंगल कॉइन है, वो थाइलाकॉइड कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर ये जिससे आपस में जुड़े रहते हैं ये लॉन्ग थाइलाकॉइड्स होते हैं, इन्हें लैमेली कहते हैं, ओके। फिर बीच में मैट्रिक्स है लिक्विड फॉर्म में, उसमें क्या क्या है, स्ट्रोमा, जो जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। और उसमें क्या क्या है, डीएनए है, राइबोसोम्स है, प्लस प्लास्टोग्लोब्यूल है। इस तरह से आप ये देखिए, अब रिटन फॉर्म में मैंने लिखा है प्लास्टिड्स बाय ई हैकल, इन्होंने टर्म दिया था। और इसके 3 फॉर्म होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट इज ल्यूको फॉर वाइट एंड इट इज़ कलरलेस, एंड क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड, जैसे बीट है या फ्लावर है उसमें रेड कलर होते हैं। एंड कलरलेस में कौन से आते हैं, जैसे कि रूट है जिसमें ग्रीन कलर नहीं होता है, जिसे सनलाइट नहीं पहुंचती वो। फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, टर्म गिवन बाय शिम्पर, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन हैज़ प्यूरिन एज प्रोटीन मैट्रिक्स लिक्विड, प्यूरिन नहीं सॉरी पोरीन है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देन मैट्रिक्स लिक्विड जो कि स्ट्रोमा होता है, एंड थाइलाकॉइड टर्म मेनके ने दिया था 10 to 100 पर ग्रैनम होते हैं इन नंबर, एंड ग्रैनम वन बंच ऑफ थाइलाकॉइड सिंगुलर होता है, एंड ग्रैना इज नोटेड फॉर ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ ग्रैना इज 40 to 60। देन स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होते हैं, ओके। एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस होता है क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनॉमस होता है। देन क्लोरोफिल टर्म किसने दिया था, कैवेंटो ने दिया था। इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E एंड केराटिनॉइड्स, राइट। केराटिनॉइड 2 टाइप के होते हैं, एक जैसे कैरेट कलर में होता है एंड दूसरा ज़ैंथोफिल। फिर इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस
and maintaining balance of O2 and CO2 in the atmosphere, also known as bacterial एंडोसिम्बायोंट। बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोंट क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग है वो बैक्टीरिया जैसी होती है। एंड जस्ट लाइक बैक्टीरिया, इसमें भी DNA होते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, तो होप अब ये पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ माइक्रो बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे कि स्फेरोजोम्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होता है, वो भी एंजाइम कंटेन करता है, और जैसे कि प्रोटीएजेस, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स होता है जो कि फ़ैट को कार्बोहाइड्रेट में शिफ्ट करता है, और ये किस में होता है? ये यीस्ट के सेल्स में होता है। ओके, तो होप आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सबको समझ में आया होगा, और इससे ज़्यादा थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इसे बार बार देख सकते हैं। और इस टॉपिक में पूरा 2 पार्ट में मैंने पूरा साइटोलॉजी कवर कर ली है, जो और उसके बाद मैं न्यूक्लियस का सेल डिवीजन सोच रही हूँ इसके बाद बनाने के लिए, या MCQs भी ला सकते हैं। लेट्स सी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी पैशन बाय कीर्ति पांडे। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।